आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। और जो नहीं आए उनको वी कांट से एनीथिंग बिकॉज लॉस उनका, मेरा कोई लॉस नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सिलेबस आपका काफ़ी है। ठीक है। हमारे पास भी टाइम कम है। सिलेबस को मैं फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन कंटेंट वही रहेगा, कंटेंट डिलीवरी वही रहेगी, कंसेप्ट डिलीवरी वही रहेगी, तरीका नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फटाफट पढ़ा के मैं भाग जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है। भले मुझे कितना भी टाइम लगे, मैं आपको पूरा ही कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, ये जो आपने प्रॉमिस किया था। बट मेरी यार थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो बेयर विद मी, क्योंकि आज है थोड़ी सी तबीयत, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। आई डोंट नो कि कल का क्या होगा। तो आज का टॉपिक है बूटिंग प्रोसेस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, मैं उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ अभी। तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। मुझे ईमानदारी से जितने भी लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे, कि सबको, क्योंकि सबसे थोड़ा टफ पार्ट था वीडियो। वीडियो का मुझे पता है, थोड़ा सा लास्ट में बच गया था, मुझे थोड़ा सा काम आ गया था, मैं चला गया था। तो आई विल मेक श्योर कि उसको मैं थोड़ा सा फिनिश करवा दूंगा, नो इशू। बट कि मुझे ईमानदारी से ये बताइए कि सबको लास्ट क्लास में वीडियो और स्ट्रेटिफाई सिस्टम जो थे, वो सबको समझ में आ गए थे या नहीं आए थे? मुझे लग रहा है कहीं आपको समझ में नहीं आए। किसमें कंफ्यूजन है, वीडियो में या स्ट्रेटिफाई सिस्टम? किसमें आपका कंफ्यूजन है, मुझे ये बताइए। चैट में बता दीजिए। क्रिप्ट सेटअप में क्या है, सीधी सिंपली कमांड फायर करना था यार। उसमें तो कोई कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं, एक्चुअली में सीधी कमांड थी। कमांड आपको याद करना है, उसके बाद डिस्क इंक्रिप्ट करनी है, उसके बाद डिक्रिप्ट करनी है। ओपन और क्लोज के सिस्टम पे इससे ज्यादा कुछ था नहीं। क्या समझ में ही नहीं आया, जल्दी बताना। सर, जो क्रिप्टो सेटअप में है तो उसमें कुछ कुछ कमांड्स है जो हमको प्रोसेस के, ये जो स्टेप सब किए थे आप, जैसे कि पहले कि डिस्क को पार्टीशन बनाया आपने, तो पार्टीशन बनाने का आप फाइल सिस्टम को सेट कर दिया। इसका सर क्या किया, वही समझ में नहीं आया। यार आपके सामने सारी कमांड क्लास में थे उस दिन। यस सर। तो मैंने तो सर इसके सारी बाद आराम आराम आप किए थे। तो मैंने वो कमांड बिल्कुल आराम आराम से नहीं स्टेप बाय स्टेप बताई। बोलिए। यस सर। बोलिए नहीं, बोलिए। वहां तक मैं कि कमांड सब कैसे। देखो, देखा क्या है ना, क्रिप्ट वाली सीधी सिंपली कमांड है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो कमांड चेंज कर सकते। ठीक है, कंसेप्ट वही है, आपको कमांड यूज करनी है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना है। ठीक है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन किसका है? क्रिप्ट सेटअप कमांड है, एक ही कमांड है। उसमें सब कुछ है। अगर ओपन करना है तो जो लक्स यूटिलिटी है, लक्स के सामने जो भी लेटर यूज करे, ओपन, ओपन का ओ कैपिटल, क्लोज करे तो सी कैपिटल, सी कैपिटल। ठीक है, वही तो था। उसके बाद प्रेस पे सेट करना है, उसके बाद आपको यूज करना है। और जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पार्ट था कि आपको एप्पल स्टेप में कैसे एंट्री बनानी है, तो भैया उसमें पहले आपको क्या करोगे, देखो। सिंपली मतलब क्या, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब आपको क्या करना है, इनक्रिप्ट और करने के लिए डाटा को कि की चाहिए। अब आपने फर्स्ट टाइम में एंट्री बना दी, तो की तो फिर भी आपको मैन्युअली देनी पड़ेगी ना। और हर बार कैसे दोगे, कि बूटअप टाइम में की थोड़ी ना दोगे आप। वो भी तो सिक्योर, हर बार की दोगे, कोई ना कोई आपके पीछे खड़ा होगा तो आपको देख लेगा वो, कि हाँ इसका तो ये जो डिस्क इनक्रिप्ट कर रहा है, तो ये उसकी की है। तो इससे बढ़िया तो आपने एक फाइल को रैंडम डाटा डाल दिया जो अनरीडेबल है, जो कुछ समझ में नहीं, पता नहीं उसमें डाटा क्या है, मैंने कैट करके दिया था। उसके बाद उस फाइल को एज ए की यूज किया मैंने। जैसे वो बूटअप के टाइम में फर्स्ट टाइप की एंट्री रहती है, जैसे बूट करेगी तो फाइल सिस्टम अपलोड हो जाएगा, ये कि माउंट हो जाएगा। तो उसी टाइम पर वो की को एज ए पासवर्ड यूज कर लेगा उसको, और आपका ये काम करेगा। अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो उसके बाद कोई उसको देख ही नहीं पाएगा। ओपन है तो उसके अंदर आप एंट्री बना पाओगे, उसका डाटा रीड भी कर पाओगे। अगर क्लोज कर दिया
उसके अंदर ना तो आप डाटा रीड पर कर पाओगे, और आप सिंपली अगर LSBL कमांड देख से भी देखने की कोशिश करोगे तो वो क्या शो करेगा, वहां पर कुछ नहीं दिखा रहा, सिंपल रो डिस्क दिखाएगा। LSBL के -F कमांड आपने यूज किया तो उसके बाद उसने क्या दिखा कि क्रिप्टो है, मतलब ये छोटा सा एक सिंबल दिया कि हाँ भाई ये क्या है, कि एक इनक्रिप्टेड डिस्क है, बस विदाउट की यू कांट एनीथिंग, की स्ट्रांग होनी चाहिए, और किसी से शेयर नहीं करनी है। की लॉस कर दी आपने तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ 2-3 फाइल थी उनमें एंट्री बनानी थी, वो एंट्री मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसमें तो कुछ अलग था नहीं। ओके सर। देखो आपको नहीं है, चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, थोड़ा बहुत गूगल भी करो, ठीक है, मैंने स्टेप बता दिए, सब कुछ वही है, अगर आप गूगल भी करोगे सारी चीजें वही मिलेंगी, कमांड आपको मिलेंगे वही, कमांड कोई चेंज नहीं करेगा, क्रिप्ट सेटअप कमांड क्रिप्ट सेटअप ही रहेगी, ठीक है। हाँ हो सकता है कि कुछ लोगों ने थोड़े एटीट्यूड चेंज एट्रीब्यूट होते हैं वो चेंज कर लिए होंगे एफर्ट स्टेप में, वो थोड़े एडवांस दिखा दिए, बट आपको एडवांस जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिक सर्टिफिकेशन है। और हर चीज एडवांस जाएंगे तो इस कोर्स को मैं पूरे 1.5 साल तक पढ़ाता रहूं जब भी आपका कोर्स फिनिश नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये कोर्स अगर मुझे चाहूँ तो इस कोर्स को मैं 2 महीने में खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि एज पर सिलेबस आपको जितना बताना है वो बहुत कम बताना है, कि बेसिकली आपको कमांड का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे एलवीएम बनाना है, कैसे डिस्क ऐड होनी है, डिस्क पर पार्टिस कैसे बढ़ाना है, ठीक है, एलवीएम करना, स्नैपशॉट लेना दिखाना है आपको सिंपली। स्वैप में क्या करना है, आपको स्वैप करना है। इनक्रिप्शन में क्या करना है कि अगर वो क्वेश्चन आता है तो बोलो एक काम कीजिए, लक्स यूटिलिटी का यूज करके आप इसको इनक्रिप्ट कर दीजिए, की वो आपको ही बताएंगे कि हाँ ये की इसकी रखनी है। तो बस ये सारे स्टेप करने हैं, और ये बहुत ही बेसिक लेवल पे है सारे स्टेप। हाई में कोई नहीं बोलेगा कि बोला एक प्रोजेक्ट दे दिया पूरा वही आपको हैंडल करना, नहीं। जैसे कई बार बोलेंगे ये यूजर ऐड कर दीजिए, उसकी ये परमिशन होनी चाहिए, ये इस ग्रुप का पार्ट होना चाहिए, जैसे मैं टास्क देता हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, नोट मतलब हाई नहीं रहेंगे, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि RSC से बेसिक सर्टिफिकेशन मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया है, अगर आपको RSC ही जाओगे आप तो आपको इतनी डीप नॉलेज है कि आप जो सर्वर पढ़ोगे आपको सबका आइडिया है कि कौन सी फाइल क्या होती है। इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया वो आइडिया है, क्योंकि कोर्स को ऐसे तो ना खींच रहा हूँ मैं 3 से 4 महीने तक, ऐसे तो ना खींचा मैंने भाई, मैं कुछ सोच के आप लोगों के लिए किया है, और हर कंटेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट बनाया है, वरना डिस्क मैनेजमेंट का हो गया बहुत पहले। और आज अगर मैं बोलूँ तो बूटिंग प्रोसेस का सिंपल आपको बताऊं, बूटिंग प्रोसेस कैसे होती है, उसके बाद आपको क्या है कि क्वेश्चन आता है पासवर्ड रिसेट कैसे होता है, कोई आपको एरर सोल्व करवाएगा नहीं। बस 2 टॉपिक है, एक क्लास का काम है, बट इसके भी मैं पूरे वीक प्लान कर दिया, क्योंकि सिखाने का मोटो है। अब देखो, और मैं अगर एक बात सोचूं कितने लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है, सिर्फ 2 लोग हैं जो सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट फॉर कमिंग फॉर की हाँ नॉलेज पर्पज है, आते हैं सस्ता कोर्स है नॉलेज देते हैं चले जाते हैं, ठीक है, क्या जाता है, समझे ना। यस सर। लेकिन सामने वाले की आप मेहनत नहीं देख रहे ना कितनी लग रही है, क्योंकि इतने अमाउंट में ठीक है यार, इससे भी सस्ते आपको मिल जाएंगे, आई डोंट नो कि आप ट्राई करोगे कहीं मिल जाएंगे, आप फ्री भी पढ़ लोगे, मैंने तो नहीं बोला कि आप फ्री नहीं पढ़ सकते, फ्री भी पढ़ सकते हो, बट क्या सबका अपना अपना रहता है, लेकिन पेड में ये होता है आपको फोर्स किया जाता है, टास्क फ्री में दिए नहीं जाते, आपको टास्क करने का फोर्स नहीं किया जाता, आपके क्वेश्चनों का जवाब अगर आपने आज पूछा है तो पिछले 10 दिन बाद उसका जवाब मिले ना मिले नो गारंटी। आप बोलिए गौरव, पे कंटिन्यू करना। हाँ सर, मैंने भी देखा है। मैं काफी सारे वीडियोस देख रहा था ना यूट्यूब पे, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही थी, तो बहुत से वीडियोस में ना सर आप जितना डेप्थ बताते हो ना उतना कोई नहीं बता रहा है इस समय। मैंने देखा यूट्यूब पे भी काफी चैनल सर, हेल्प होती है सर। देख, हाँ वही है यार, बट आई डोंट नो कि क्यों, मुझे तो मुझे तो देखो क्या है ना, अगर लाइफ में गोल अचीव करना है पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। देखो इस सर्टिफिकेशन की वैल्यू यू डोंट नो, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट, नो इंडियन मार्केट का सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट के सर्टिफिकेशन आपको पता है लोकल होती है, ग्लोबल है, ग्लोबल की प्राइस वैल्यू होती है, ठीक है। हाँ हो सकता है कि जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं उनके लिए प्राइस वैल्यू छोटी सी डॉलर अमाउंट है, उनके लिए 300-400, उनके 300-400, बट इंडिया के लिए ये है प्रॉब्लम। ये तो कुछ भी नहीं है, आपने ऐसे सर्टिफिकेट देखा होंगे जो OSCP है, और भी बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेशन है जिनकी वैल्यू आप 1-1 1.5 लाख की, उनको तो आप कभी परचेज नहीं कर पाओगे, बोला नहीं नहीं मेरी तो वैल्यू है नहीं, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद पीछे हट जाओगे फिर बोलो जॉब नहीं मिला, प्रोफाइल तो बनानी पड़ेगी यार। अब कॉलेज में एडमिशन लेते हो, कॉलेज में क्या है, कॉलेज में और इन सर्टिफिकेशन क्यों करवाते हैं, अगर कॉलेज में इतना अच्छे लेवल का अगर पढ़ाया जाता है और वो सारी चीजें सक्सेसफुल है, तो लोग डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन क्यों पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज उधर आती है, वो थ्योरिकल है, अभी बोला कि हाँ भैया एक डिग्री है इसके पास, एक छोटी सी छोटी बेसिक नॉलेज दे दी जाती है कॉलेज में, और सबको पता कि अब कैसे भाई होते हैं पढ़ाने वाले भी, अब सर्टिफिकेशन की क्यों जरूरत है।
क्यों लोग पीछे पड़े हुए हैं कि मैं RSA करूंगा, मैं RSCE कर लिया मैंने, अनसिबल ऑटोमेशन कर लिया मैंने, डोकर कर लिया मैंने, CEH कर लिया मैंने, OSCP कर लिया मैंने, EGPT कर लिया मैंने, मालवेयर एनालिसिस कर लिया मैंने, ये कर लिया वो कर लिया। भाई क्या जरूरत है? नॉलेज लेंगे और कंपनी में बैठ जाएंगे। क्योंकि कंपनी, देखो एक चीज बताता हूँ आपको, पहले प्रायोरिटी देती है वो आजकल कि फ्रेशर बहुत कम ले रही है, क्योंकि फ्रेशर पे टाइम लगता है सिखाने में, ठीक है। इसलिए वो क्या बोलते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस को मेहनत नहीं करनी, क्योंकि फ्रेशर को पूरा एनवायरमेंट बताना पड़ेगा ना, इसलिए। और बहुत कम फ्रेशर की वैकेंसी रहती है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें भी आपके पास क्या है, एक 10+2 है या एक BC है, उसके पास सर्टिफिकेशन है नहीं, बस नॉलेज है। नॉलेज का क्या करेंगे आप? क्या आगे देखो, सबसे प्रायोरिटी दी जाएगी बीटेक को, मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद दी जाती BCA को, कोई नहीं पूछता, लेकिन BCA को तब पूछते हैं जब, ठीक है, उसके पास सर्टिफिकेशन है, वैल्यू है, इंटरव्यू उसने अच्छा दिया, सब कुछ दिया कि वो लगेगा, बोला हाँ है। अब तो सिंपली BCA करके बैठो, क्योंकि बीटेक बीटेक ही है, ठीक है। यू कांट कंपेयर इट, क्योंकि उसने जो पढ़ा है वो BCA नहीं पढ़ सकता है। बट क्या कि BCA का भी अपना एक तरीका है, उन शॉर्ट चीजों में सारी चीजें बनाई गई हैं, तो सबकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब आप अपना लेवल देखिए, आपको क्या करना है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा क्या करना है क्या नहीं करना। हर नोट मुझे अपना कसब करवाना है मुझे, और अगली, उसके बाद अगला बैच में लॉन्च भी करना है, ठीक है। हमारे पास दो हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, और बाकी हैं तो वो भी कीजिए। लेकिन ये रिकॉर्डिंग का ऐसा भैया, देखो आप लोग कभी कभार आते हो, कभी कभार नहीं आते, हम भी रिकॉर्डिंग देने में डिले करेंगे। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मेरे पास आज थोड़ी तबीयत खराब है, तो बहुत कम बोलने की हिम्मत है। मैं तो क्लास लेने के लिए आया हूँ ना भाई, आप लोगों की। आई अब सबको मैं स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा, मतलब कि अच्छे से आपको समझना पड़ चाहिए इस टॉपिक को, तो ध्यान देना चाहिए। टॉपिक का नाम है बूटिंग प्रोसेस। सचिन, ओबीएस रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस ऑफ रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ठीक है। अब इसकी बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, आपको समझ में। अब सबसे पहले मतलब ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बूटिंग, पहला क्वेश्चन ये है। व्हाट डू यू डज एनीवन नो, बूटिंग से आप लोगों का क्या मतलब है? किसी को पता है? व्हाट टू स्टार्ट, टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय, यस बताओ यस। सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए जो भी हमें सर्विसेज रन करनी होती है, इनिशियल सर्विसेज, तो उनको स्टार्ट करना मतलब बूटिंग। आई आर यू श्योर कि बूटिंग का मतलब ये है? अगर प्रोसेसेस को स्टार्ट करना, सिस्टम को चलाना, क्या उसका अलग मतलब नहीं? बताइए मुझे आंसर। सर किसी भी सिस्टम को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना को हम बूटिंग कहेंगे सर। और कोई मेरा दोस्त इनसे अलग जवाब है किसी का? जरूर। जहाँ तक थोड़ा बहुत सारा आइडिया है, बूटिंग प्रोसेस में यही होता है ना कि जब भी आपका सिस्टम एक बार रेडी होता है सारी सर्विसेज को चेक करने के बाद कि हाँ इसको अब स्टार्ट करना है, तो क्या करता है, डिवाइस को भी चेक करता है कि जितने भी आपके डिवाइसेस हैं वो वर्क कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे कीबोर्ड चेक करता है, कीबोर्ड की लाइट ऑन ऑफ होती है, माउस एक बार चेक होता है, और भी चीज़ें हैं सर जो चेक होती है। उसके बाद ही जब कब सब कुछ सही रहेगा ना, तब पूरा आपका सिस्टम प्रॉपर स्टार्ट होता है, कुछ ऐसा समथिंग। एक्चुअली माय क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट डू यू मीन बाय बूटिंग, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द बूटिंग प्रोसेस, और एवरीवन टेलिंग मी अबाउट द बूटिंग प्रोसेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय बूटिंग?
किसी ने अभी तक गूगल भी कर लिया होगा तो अभी तक जवाब नहीं दे पाया। डैजी यू नो, इज इट योर सेम आंसर? ओके, बताता हूँ। देखो क्या है, सबका डाउट है, क्लियर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ copying the files of OS operating system from hard disk drive to RAM is called booting। सबको समझ में आया कि OS की जितने भी फाइल्स हैं उनको हार्ड डिस्क से रैम के ऊपर कॉपी करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। अब बूटिंग प्रोसेस मैं बताऊंगा वो क्या होती है। तो आई थिंक कि नाउ यू क्लियर कि व्हाट डू यू मीन बाय बूटिंग। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल ये है कि अब अगला सवाल ये है, इन हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव फ्रॉम विच पार्टीशन, कौन से पार्टी की स्पेलिंग गलत हो गया। ओके, इस पार्टीशन, डज एनीवन नो ये हार्ड डिस्क से कौन से पार्टीशन से? चैट में आंसर दो। अदर देन डेजी, इट कुड बी COD, विंडो में C। ओके, लिनक्स मुझे पढ़ाते हुए शायद 2 महीने होने वाले होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सुना होगा यहाँ पे OS इंस्टॉल्ड है। ये एग्जैक्टली, यस, ये आंसर चाहिए था, फ्रॉम बूट पार्टीशन। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर है फ्रॉम स्लैश बूट पार्टीशन, फ्रॉम स्लैश बूट पार्टीशन। ठीक है, एक बार मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ कि इन धोखा तो नहीं दे देगी। ओके, इट्स वर्किंग प्रॉपरली, नो इशू। ठीक है, तो बूट पार्टीशन से समझ में अब क्या होता है। देखो, अब हम समझेंगे बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय बूटिंग प्रोसेस, जो आप बोल रहे थे, बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। देखो, स्लैश पार्टीशन से फाइल का रैम पर कॉपी होना, वो भी एक सीक्वेंस में। ठीक है, जो स्लैश बूट पार्टीशन है उससे जो फाइल होती है वो कॉपी होती है किसके ऊपर, रैम के ऊपर, एक सीक्वेंस में होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब एक एक सीक्वेंस में कॉपी हो जाती है, उसके बाद जो भी सर्विसेज है या जो भी कंपोनेंट सिस्टम है हम हमारे सिस्टम में लोड होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम अपने सिस्टम को यूज कर पाए, इसी को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं आप लोगों के लिए तो मैं लिख देता हूं, दीज फाइल्स आर stored in boot partition, boot directory। ओके सॉरी, मैं डेफिनेशन थोड़ा गलत कर दिया। बूट डायरेक्टरी which loads on RAM in a sequence, in a sequence, and then allows us to
use the system. After loading all the services and OS component. ठीक है, ये आपका बूटिंग प्रोसेस। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि जो भी फाइल्स होती है बूट डायरेक्टरी से, वो एक सीक्वेंस में रैम के ऊपर लोड होती है। जब वो सीक्वेंस पर लोड होती है, उसके बाद सिस्टम को चलने के लिए जो भी सर्विसेज या ओएस कंपोनेंट की रिक्वायर्ड है वे स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम सिस्टम को यूज कर पाते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग प्रोसेस। जो आप स्टार्टिंग में जो बोल रहे थे उसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब बूटिंग का दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बूटिंग एंड बूटिंग प्रोसेस। गेटिंग माय पॉइंट? अब बात करते हैं अब ये हमारा काम कैसे है। देखो, जैसे ये हमारा, जैसे कि ये पावर ऑन बटन है, मैंने ये किया, ये रहा हमारा, और इसके बाद ये रहा। अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरा पावर ऑन बटन है। जैसे ही क्या है, वहन प्रेस, हम जिसको प्रेस करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल्स फ्लो इन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। क्या होता है कि जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो, जो पावर बटन होता है, तो जैसे ही आप प्रेस करोगे, सबसे पहले जितने भी सिग्नल्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? देन उसके बाद एक असली जंग शुरू होती है हमारी। देन हमारा क्या होता है? मेरा उसके बाद आता हमारे यहाँ पर बायोस। ठीक है, बायोस क्या आता है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद आता है हमारा बायोस। बायोस को हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस या सिस्टम। इसको बोलते हैं हम बेसिक इनपुट या आउटपुट सर्विस, या हम बोल सकते हैं सिस्टम। ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं। अब एक चीज बताता हूँ आपको, बायोस। बायोस कहता है मदरबोर्ड के अंदर एक चिप लगी होती है। अगर किसी ने देखी हो तो, नहीं देखी हो तो आप गूगल में करके देख सकते हैं। और उस इसी चिप को हम बोलते हैं बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। और उसके अंदर क्या होता है? प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो एज ए फर्मवेयर काम करता है। ठीक है, और वो चिप क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, जिनको आईसी। ठीक है, उस चिप को हम आईसी भी बोल सकते हैं। अब ये क्या करता है इसमें इसमें मैं आपको बताऊं तो, ये इसमें क्या होता है कि बायोस एक्चुअल में है क्या चीज, आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ बायोस के बारे में। इट इज combination of हार्ड एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। और इसके अंदर क्या होता है? इनसाइड दिस देयर इज ए पोस्ट प्रोग्राम। ठीक है, एक पोस्ट प्रोग्राम होता है, एक पोस्ट प्रोग्राम होता है विच चेक्स ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, हाँ, ऑल द कंपोनेंट्स आर इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। कंडीशन और नोट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? एक तो ये चिप है। ठीक है, ऊपर से क्या है कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है।
इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसको पोस्ट प्रोग्राम करता है, वो एज ए फर्मवेयर रन करता है। और आई होप कि सबको फर्मवेयर का पता होगा, कि मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए अब क्या करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस इस जो पोस्ट प्रोग्राम का है ना उसको एग्जीक्यूट कराता है। जैसे ही सिग्नल पूरे कंप्यूटर में हो गए, उसके बाद बायोस का अपना काम शुरू हो जाता है। बायोस क्या करता है, बायोस का एक प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। उससे पहले एक चीज और बताता हूँ आपको कि अब ये कैसे मेंटेन किया जाता है, कि बोला भाई ये तो पावर ऑन से के बंद है। क्या है कि यहाँ पर ये एक सीमोस, इट इज मेंटेन्ड इन, मैं आपको एक चीज लिखूं कि इट इज मेंटेन्ड इनसाइड सीमोस, ठीक है, सर्किटरी, सर्किटरी स्पेलिंग देख लेना, सर्किटरी, ठीक है। अब सीमोस सर्किटरी के अंदर ये मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल बैटरी, ठीक है, एक स्मॉल बैटरी, BTRY लिख रहा हूँ, ठीक है, बैटरी। अब क्या होता है कि सीमोस सर्किटरी में क्या होता है, जो सीमोस सर्किटरी होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारा बायोस होता है और उसकी जो भी अपडेटेड सेटिंग होती है वो इसके अंदर सेव होती है। सीमोस सर्किटरी के अंदर जो भी हमारा बायोस होता है और उसके अंदर और उसकी अपडेटेड सेटिंग होती है वो क्या होती है, सेव होती है। और ये क्या है, एक छोटा सा क्या है कि एक छोटा सा सेल टाइप का, अगर आप देखोगे सीमोस बैटरी तो उसके आप देख सकते हो। और इसको क्या है कि जितनी भी जो इसमें सेटिंग थी, आपकी अपडेटेड सेटिंग थी बायोस रिलेटेड, और इसमें क्या है कि आप ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक मिनट, इसके साथ आप ना तो इसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते, ठीक है। और एक स्मॉल बैटरी की हेल्प से इसकी सेटिंग को अपडेट किया जाता है, ताकि देखो, और टाइम सिंक्रोनाइज भी इसी के हेल्प से ही किया जाता है। आपको पता है जैसे आपने मशीन ऑन की और आपको क्या है कि प्रेजेंट टाइम के साथ टाइम मिलेगा, क्योंकि ये स्मॉल बैटरी से मेंटेन किया जाता है, टाइम कंटिन्यू सिंक्रोनाइज हो रहा होता है, इसी के थ्रू सारी चीजें याद रहती है। तो आई होप कि सबको पता चल गया होगा सीमोस सर्किटरी क्या होती है। तो मैंने क्या बताया कि ये क्या कर देता है, सबसे पहले क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, पोस्ट ऑपरेशन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम पोस्ट। अब पोस्ट को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट को हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसको बोलते हैं हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका काम क्या है, जैसे ही बायोस इसको क्या क्या पोस्ट ऑपरेशन करने के लिए बोलेगा, ये क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ, इट चेक ऑल द कंपोनेंट्स, सारे सारे कंपोनेंट्स को चेक करता है, आर इन प्रॉपर वर्किंग, और दोबारा लिख रहा हूँ, कंडीशन और नोट, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में है भी या नहीं है। अगर कोई कंपोनेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम मिलती है तो सिंपली ये एरर शो कर देता है, और जो हमने अगर डी मैसेज एक बार कमांड फायर की थी, आपको दिखाई थी, तो वहां पे इसका लॉग भी मिल जाएगा। अगर ज्यादा ही फेलियर है तो हो सकता है कि बूट भी ना करे, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया बायोस। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पास हो गया, एक मिनट, जैसे पावर सेल्फ टेस्ट पास हो, ये क्या करेगा, ये हैंड ओवर कर देगा अपना ऑपरेशन किसको, MBR को, ठीक है, MBR, जिसको बोलते हैं हम मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम मास्टर बूट रिकॉर्ड, इसको हैंड ओवर कर देगा। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या करेगा, एक मिनट, हैंड ओवर टू MBR, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक चीज है कि जो, और ये काम कौन करता है, बायोस, हैंड ओवर करने का काम भी क्या करता है, बायोस। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान से सुनना, बायोस क्या करता है, कंट्रोल देने से पहले MBR को सर्च करता है, कंट्रोल देने पे क्या करता है, MBR को सर्च करता है और यह सिलेक्ट करता है कि हमारा बूटिंग डिवाइस कौन सा है।
एमबीआर को सर्च करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, बूटिंग डिवाइस का पता करना पड़ेगा। मतलब कि बूटिंग डिवाइस हमारा हार्ड डिस्क है या नेटवर्क है या कोई सीडी या डीवीडी या आईएसओ इमेज है जिसके साथ हम बूट करना चाहते हैं, ये कोई पेन ड्राइव है या यूएसबी है जहां से हमारी बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, जहां से हम बूट करना चाहते हैं। जैसे ही इसको पता चलेगा कि मैं किससे बूट करना चाहता हूँ, उसमें ये क्या करेगा, एमबीआर को सर्च करेगा। और एमबीआर जैसे ही इसको एमबीआर मिल जाता है, ये क्या करेगा, जो मास्टर बूट रिकॉर्ड को कंट्रोल दे देगा अपना। ठीक है, फर्दर कंट्रोल क्या कर देगा, ये एमबीआर को हैंड ओवर कर देगा। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ मैं आप यहाँ पर चीजों को। एक चीज मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लो, ठीक है, आपके लिए, इजी के लिए। बिफोर, हाँ ठीक है, बिफोर गिविंग द control to MBR, first of it will, ये क्या करेगा, सर्च MBR, सर्च MBR। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये MBR को सर्च करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, सेलेक्ट बूट डिवाइसेस। ठीक है, बूट डिवाइसेस को सिलेक्ट करेगा, जैसे कि हार्ड डिस्क है, लैन है या सीडी डीवीडी है, ठीक है, यूएसबी है, एक्सेट्रा। ठीक है, और जैसे ही इसको सिलेक्ट हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा, आफ्टर सिलेक्टिंग बूटिंग डिवाइस, then it search for MBR, ये क्या करेगा, MBR के लिए सर्च करेगा। और जैसे इसको MBR मिल जाएगा, ये कंट्रोल क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा MBR को। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि ये MBR होता क्या। ठीक है, MBR का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, मास्टर बूट रिकॉर्ड। देखो, ये हमारी जो भी बूटिंग डिवाइस होती है उसके फर्स्ट सेक्टर में स्टोर रहता है। मैंने आपको बताया था, जो भी बूटिंग डिवाइस होती है उसके फर्स्ट सेक्टर में ये स्टोर रहता है। और जिस भी डिवाइस से हम अपनी मशीन को बूट करना चाहते हैं, उसके फर्स्ट सेक्टर में या फर्स्ट सेक्शन में हमेशा एमबीआर सेव रहता है। ठीक है, और इसका साइज कितना होता है, अगर मैं बताऊं, इसका साइज होता है 512 बाइट्स, 512 बाइट का साइज होता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं इसमें कि हाउ दिस साइज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये साइज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे रहता है, मतलब कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं आपको चीज एक छोटा सा इमेजिनेशन के से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये रहा, जैसे हमारा बूटिंग डिवाइस इसको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर मिलेगा आपको MBR। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा जैसे 1 2 3 4 कर लिए। ठीक है, कंटिन्यू फर्दर कर दिया मैंने। तो मैंने लिखा यहाँ पर है, ये मेरा है सेक्टर 0, जिसको बोलूंगा मैं MBR। ठीक है, जिसका साइज क्या होगा 512। और ये जैसे मैंने लिखा सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी है, जैसे भी है। अब एक चीज तो दिखाता हूँ सिनेरियो से आपको मैं, जो ये MBR है। ठीक है, मैं एक चीज एनालाइज करना है इससे, ये रहा। ठीक है, अब मैं क्या कर दिया आपको दिखाता हूँ, ये रहा, एक और टेबल बनाता हूँ आपको। बहुत ही ध्यान से समझना, अगर कोई साइड में अगर कुछ काम करे तो छोड़ देना, मैं ये रिपीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और मैं रिपीट नहीं करूंगा। MBR, इसका साइज होता है 512 बाइट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके जो फर्स्ट सेक्टर है 1 2 3 और 4 5 ये रहता है। ठीक है, मैं छोटे मोटे बड़े बन गए तो डोंट, नाराज मत होना। ठीक है, अब मैंने लिखा ये कोड। ठीक है, इसमें पहले कोड होता है 440 बाइट का, और 40 बाइट्स का कोड होता है। उसके बाद होता है
डिस्क सिग्नेचर, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको बता देता हूँ, कोई नहीं पूछने वाला। डिस्क सिग्नेचर जो होता है 4 बाइट का, उसके बाद होता है नल बाइट, ठीक है, जो होता है 2 बाइट का। उसके बाद होता है आपका पार्टीशन टेबल की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पार्टीशन टेबल उसकी इंफॉर्मेशन, और इसमें कितने होते हैं टोटल, 4 पार्ट में होता है, और हर एक पार्ट का क्या होता है 16 बाइट, ठीक है। एक पार्टीशन का जो जो वो देता है साइज लेता है 16 बाइट्स में लेता है, बाइट की एंट्री होती है एक पार्टीशन की, इसलिए टोटल कितना होगा ये, टोटल होगा ये 64 बाइट्स। यही वो रीजन है जिसकी वजह से 4 ही हम पार्टीशन क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि एक पार्टीशन के लिए 16 बाइट देता है, तो 16 इसमें 4 की इंफॉर्मेशन होती है 64 बाइट, मतलब ये रहा दूसरा। अब इसके बाद होता है इसमें MBR सिग्नेचर। डोंट गेट की कंफ्यूज की सर मैं इतना डिटेल में, ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ऐसे रहता है, आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको लोगों को बताऊं उतना ही लो, ठीक है। अब है 2 बाइट, अब लोग समझ में आ गया। अब जो भी ये कोड होता है पहला, ये इसके अंदर होती है सेक्टर इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइज रहता है कितने साइज का उस पार्टीशन रखा, उसके बाद इसके अंदर बोल सकते हो आप क्या होती है इसके अंदर, जो कोड होता है इसके अंदर सेक्टर इंफॉर्मेशन ऑफ बूट लोडर, सेक्टर इंफॉर्मेशन ऑफ बूट लोडर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है। अब ये रहा जो भी कोड होता है जिसे हम बोलते हैं, यही इंपॉर्टेंट आपको पता करने के लिए, 440 बाइट का। इसके अंदर क्या रहता है, इट कीप्स द इंफॉर्मेशन, इट कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी बूट लोडर। ध्यान से सुनना, प्राइमरी बूट लोडर, इसके अंदर प्राइमरी बूट लोडर की इंफॉर्मेशन होती है। इट इज नॉट द, मतलब नॉट द मेन बूट लोडर, प्राइमरी बूट लोडर अलग होता है, मेन बूट लोडर अलग होता है, नॉट द मेन बूट लोडर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनसाइड इट, जो मेन बूट लोडर इट ओनली, क्योंकि हाँ जो प्राइमरी जो बूट लोडर है, इनसाइड इट ओनली कीप्स द सेक्टर इंफॉर्मेशन, keep the sector information regarding the main boot loader, ठीक है। अब सिंपली इसका मतलब अगर समझना चाहो तो मैं आपको बोलूं तो ये बोल सकता है, इसका सीधा सा मतलब है इट पॉइंट्स टू द मेन बूट लोडर। ये क्या करता है, मेन बूट लोडर क्या करता है, पॉइंट करता है, ठीक है, जो कहां पर होता है, स्लैश बूट के अंदर, ठीक है, स्लैश ग्रब 2 के अंदर, ठीक है, ग्रब 2 के अंदर ये होता है। इसको क्या करता है, ये पॉइंट करता है। प्राइमरी बूट लोडर का मतलब सिंपली क्या करता है कि जो कोड 440 बाइट है, इसके अंदर सेक्टर इंफॉर्मेशन होती है किसकी, मेन बूट लोडर की। मतलब सिंपली क्या करता है, पॉइंट करा कि बोला भैया आपको बूट लोडर के पास जाना है, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अगर आपको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लैश बूट ग्रब 2 के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पर क्या है, ये मतलब है। तो इस तरीके से हमारे 512 बाइट है MBR के, वो पेजर होते हैं, ठीक है, ये सबको समझ में होगा, और जिनके अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। आई होप ये सबको पता
चल गया होगा। लिख लिया या यहीं पर छोड़ो, एक बार लिखोगे? बताओ जल्दी यहाँ तक। सर बस वो हाउ द साइज वाला था, उसका बस टॉपिक लिखना था, बाकी सब लिख लिया। हाउ द साइज मतलब ये? वो ये सर बस 1 मिनट। बाकी सबका ओके। क्लियर सर, हो गया। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट चाहिए ना, तो एक काम करो, पहले ये रहा, पहले का स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा। जैसे हो जाए मेरे को थम्स अप दिखा देना, जो भी ले रहा है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ से यहाँ तक। डन। उसके बाद लो, ये यहाँ से यहाँ तक का ले लो। डन। उसके बाद ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है, जैसे कंप्लीट हो जाए ये इतना। डन। ओके, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने एमबीआर। अब हमें पता चल गया कि एमबीआर क्या करता है, पॉइंट करता है किसकी तरफ? बूट लोडर की तरफ, मेन बूट लोडर की तरफ। तो भैया ठीक है, चलते हैं मतलब अपने नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहा, जो करता है पॉइंट एम बी ओ ग्रुप 2 की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ करता है? ग्रुप 2। कैपिटल में लिख रहा हूँ, स्मॉल में लिख सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। ग्रुप 2, ग्रुप 2 होता क्या है मैं लिखता हूँ। ग्रुप 2 होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर वर्जन 2, ठीक है। ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर वर्जन 2, ठीक है। ग्रैंड यूनिफाइड वर्जन 2, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, सिंपली मैं बताता हूँ। इसका काम है कि ये कर्नल को मेमोरी में लोड करेगा, ठीक है। जो भी ग्रुप, ये ग्रुप 2 है, ये क्या करता है, कर्नल को मेमोरी में लोड करेगा, और यही हमें क्या करता है, जो ग्रब मेनू प्रोवाइड करता है। ग्रब मेनू किसको बोलते हैं? जब भी आपने क्या कर दिया, बूटिंग प्रोसेस सीक्वेंस पूरी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि पहले टेस्टिंग होगी कंपोनेंट की, उसके बाद आता है आपके पास कर्नल की इमेज 1 2 सिलेक्ट करने के लिए, 3 सिलेक्ट करने के लिए, जहां से आप एरो डाउन, वो उसको बोलते हैं ग्रब मेनू। और यही क्या करता है, यही जो ग्रुप 2 है, यही उस ग्रुप मेनू को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जिससे भी हम अपनी मशीन को बूट करना चाहते हैं, उसी का दिखाता है। जैसे कि कर्नल 1 है, कर्नल 2 है, कर्नल 3 है, सभी की इन्फॉर्मेशन ये इधर शो करता है, रेस्क्यू कर्नल जो भी है। अब ये क्या करता है, इसके स्टेप्स बताता हूँ मैं आपको, सिंपली लिख लेना। इसके स्टेप्स हैं, पहला स्टेप इसका क्या है, पहला क्या करता है ये ग्रुप 2 क्या करता है, लोड्स इन लोड द कॉन्फ़िगरेशन, लोड द कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ से? स्लैश बूट स्लैश कहाँ, ग्रुप 2 से कौन सी फाइल, ग्रुप डॉट CFG की जो फाइल होती है, इससे कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, ये लोड करता है, ठीक है। यही जो होती है ना, जो मैं आपको बताऊं, ये रही, ये क्या है, दिस इज द मेन फाइल ऑफ ग्रुप, यही है, दिस इज द मेन फाइल ऑफ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप की सबसे मेन फाइल यही है। ये आपकी मेन फाइल है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या करता है, ये सबको समझ में आ जाएंगे, बहुत इजी पॉइंट है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट प्रोवाइड्स यू टू ऑप्शन,
ऑप्शन, ठीक है। 2 जो मैंने आपको बताया था, सिलेक्ट द कर्नल, कर्नल 2 boot up your machine, boot up your machine in form of boot menu, in form of boot menu, ठीक है, इन फॉर्म बूट मेनू। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करता है, देन इट लोड्स द, बहुत ही इजी लिखा हुआ है, सिलेक्टेड या डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वीएम लाइनेज कर्नल, कर्नल इमेज फ्रॉम स्लैश बूट, वहां से स्लैश बूट, फिर जो विम लाइनेज करके ऐसी इंफॉर्मेशन रहेगी ना, विम लाइनेज 4.18 ऐसे 0 ऐसे ऐसे करके डॉट IMG, नहीं डॉट x86, ठीक है, 64, ये वाली जो है कर्नल की जो इमेज होती है बूट के अंदर, इसको क्या करता है ये, उसके बाद क्या करता है, लोड कर देता है मेमोरी में। अगला स्टेप चौथा भी क्या करता है, यही ग्रुप 2। उसके बाद एंड देन इट extracts the contents of initramfs image, image from slash boot slash initramfs, ठीक है, ऐसे करके होगा 4.18.0 समथिंग, ठीक है, ऐसे करके होगा 64.img ऐसे करके। अब क्योंकि देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि गर्म मेनू दे दिया हमें, और उसके बाद क्या वो सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर आपने वहां पे कुछ भी सिलेक्शन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट एक व्हाइट कलर की लाइन आपको दिखाई देती है उसके ऊपर हाईलाइटर जैसी, तो उसको बाय डिफॉल्ट उसमें क्या कर देता है, ये बूट कर देता है। उसके बाद ये क्या करता है, यहीं पर सेम टाइम कर्नल की लोड इमेज तो लोड कर ही है, उसके बाद क्या करता है, जो इनिट रैम एफएस को इमेज है उसको भी क्या करता है, ये उसमें लोड कर देता है, ठीक है, किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। अब क्यों ऐसा क्यों करता है, ठीक है, अब इसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ। वाई डू वी नीड दिस, वाई डू वी नीड दिस, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। देखो क्योंकि अपनी भाषा में लिख लेना, मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि जो भी हार्डवेयर हमारी मशीन में अटैच है, जितने भी हार्डवेयर, उन सबको इनिशियलाइज करने के लिए हमें या तो ड्राइवर चाहिए होते हैं या मॉड्यूल चाहिए होते हैं, ठीक है। अब उनको इनिशियलाइज करने के लिए ड्राइवर मॉड्यूल चाहिए, और वो सारे के सारे कहाँ किसके अंदर होते हैं, इनिट रैम एफएस के अंदर होते हैं, इसलिए इसको भी रैम में गर्म 2 के टाइम ही अपलोड कर दिया जाता है। आई थिंक आई होप यहाँ तक सबका क्लियर है। इसका भी लिख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ये रहा, थोड़ा कटेगा, लो टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेंड विद थम्स अप। सर व्हाई डू वी नीड दिस, इसका क्या था? इसका सा ये था कि भाई जितने भी आपकी मशीन में हार्डवेयर लगे हुए हैं उनको चलने के लिए, इनिशियलाइज होने के लिए क्या करते हो, ड्राइवर चाहिए होते हैं। जैसे प्रिंटर चाहिए तो उसके लिए ड्राइवर चाहिए होता है, ऐसे ही कीबोर्ड माउस सबके लिए ड्राइवर चाहिए होते हैं, जिनको हाँ अगर लिनक्स के टर्म में आप मॉड्यूल बोल देते हैं, उनको क्या कर देता है, वो सारे के सारे किसमें होते हैं, इनिट रैम एफएस वाली इमेज के अंदर होते हैं। उनको क्या करता है, उस वाली पूरी जो इनिट रैम एफएस वाली जो इमेज है .img करके, उसको क्या करता है, रैम में लोड कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब हार्डवेयर तब तक इनिशियलाइज नहीं होंगे जब तक उनके ड्राइवर मॉड्यूल नहीं होंगे, और वो सारे इसमें होते हैं, और इसको लोड क्या है, गर्भ लेवल पे ही कर दिया जाता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं,
उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि हमने कर्नल लोड कर दिया। अब यहाँ से हो गया कर्नल लोड भैया। अब जाते हैं हम आगे की तरफ, थोड़ा सा और लिखेंगे। हमारा हो गया कर्नल, कर्नल भैया हो गया हमारे लोड, बोलूँ तो अगर मैं कर्नल, ठीक है। अब कर्नल हमारा लोड हो गया। अब कर्नल क्या करता है, सिंपली मैं आपको देता हूँ। अब जो भी आपने क्या कर दिया, गर्म 2 की हेल्प से जो भी हार्डवेयर थे, मॉड्यूल थे, आपने क्या कर दिए, रैम में लोड कर दिए। अब कर्नल क्या करता है, उनको मैं आपको बताता हूँ, इससे लिख देता हूँ। ये जो भी कर्नल है, कर्नल जो जिसे हम बोलते हैं वीएम लाइनेज, क्या करता है वो, फाइंड द ड्राइवर्स, ड्राइवर्स इन इनिट रैम एफएस, ठीक है, फॉर हार्डवेयर NITILIZ8 है। हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन के लिए क्या करता है, ये जो भी ड्राइवर से मॉड्यूल चाहिए तो उनको क्या करता है, ये यहाँ से फाइंड आउट करता है और स्टार्टअप कर देता है, ठीक है। लोड तो उधर कर दिया, वो इमेज लोड कर दी, लेकिन उसके अंदर से जो भी ड्राइवर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट के अनुसार वो क्या है, कर्नल ही करता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक एक चीज बताओ आपको, अभी तक हार्ड डिस्क आपकी इनिशियलाइज हुई नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं लिखवाऊँ अगर कर्नल के बारे में, तो यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, अगर मैं कर्नल के बारे में लिखवाऊँ तो, नाउ कर्नल ट्राइज टू माउंट द रूट फाइल सिस्टम। रूट फाइल सिस्टम उसको क्या करने की कोशिश करेगा, माउंट करने की कोशिश करेगा। एंड एंड ट्राई टू स्टार्ट द सिस्टम डी प्रोसेस। एक सिस्टम डी प्रोसेस होती है, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, बताऊंगा अभी आगे। बट इन सब के लिए इसको क्या चाहिए, बट इट रिक्वायर्स रिक्वायर्स ड्राइवर्स और मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स और this process which are available in init RAM fs, ठीक है, init RAM fs में अवेलेबल है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया कि ये अब ट्राई क्या करेगा कि आपका जो रूट फाइल सिस्टम है उसको भी माउंट करने की कोशिश करेगा। और एक सिस्टम डी प्रोसेस होती है जो सबसे पहली प्रोसेस होती है किसकी, हमारे सिस्टम की। सबका जो पेरेंट, सबका बाप एक ही होता है, जिसकी पीआईडी प्रोसेस आईडी होती है 1, ठीक है। उसको क्या करने की, स्टार्ट करने की ये प्रोसेस करेगा, लेकिन उसके लिए इसको क्या चाहिए, हार्डवेयर और मॉड्यूल चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और लिखूं तो ये है, विद द हेल्प ऑफ दीज ड्राइवर्स एंड मॉड्यूल्स, कर्नल इनिशियलाइज INITIA इनिशियलाइज द हार्डवेयर, ठीक है। क्या करेगा, हार्डवेयर को क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लिख लिया, ले लीजिए फटाफट जिसको चाहिए, तो जिसको लिखना हो लिख लीजिए, डन ना। अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट, अब चलते हैं अब है हमारा कंटिन्यू। अब हम चल पड़े अपने असली मुकाम पर, ठीक है। अब हमारा हो गया हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन। भाई, नो 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 नो,
ठीक है। अरे भाई रुको, भाग थोड़ा। ठीक है, ये हो गया हमारा अब हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर हमारा हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैंने क्या बताया था, कोशिश करेगा, क्या करेगा, सबसे पहले जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी पीआईडी 1 है, जिसका नाम सिस्टम डी प्रोसेस है। तो लो, अरे भाई ना ना ना, चलो यार, ठीक है, ये रहा। आगे स्टार्ट करेगा कौन सी, अब उसका नाम है, जो होती है हमारी एस बिन के अंदर होती है एक, जिसका नाम है इनिट प्रोसेस, ठीक है। पहले इनिट ही बोलते थे, लेकिन रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 8 से क्या हो गया, इसको सिस्टम डी प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सबको रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स आता है, पुरानी भी यूजर, इसलिए क्या करा है, इसका एक सिंबॉलिक क्रिएट कर रखा है इनिट से ही, जिसका अभी लेटेस्ट नाम है सिस्टम डी, ठीक है। इनिट एग्जीक्यूशन है, लेकिन वो इनिट के नाम से ही, ठीक है। अब इनिट प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे बहुत ही आसान भाषा में। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो कर्नल क्या करता है, यहाँ पर कर्नल एग्जीक्यूट स्लैश एसबिन स्लैश इनिट, ठीक है, फ्रॉम द, क्योंकि इनिट रैम से ही इसने स्टार्ट किया है, फ्रॉम द इनिट रैम एफएस एज द फर्स्ट प्रोसेस, एट द फर्स्ट प्रोसेस हैविंग प्रोसेस आईडी जिसे बोलते हैं हम 1, जिसे हम बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूँ PID 1, कभी आप टॉप कमांड चला के देखोगे, ट्री कमांड चला के देखोगे, सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो सिस्टम डी प्रोसेस होती है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है, सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा इस बाइनरी फाइल को, जिससे क्या होगी, जब जो सबसे पहली प्रोसेस हमारे सिस्टम की, जो सबका पेरेंट है, सबका बाप है, वो क्या स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, अब इनिट हैज, हाँ अब मैं ये लिख देता हूँ, देखो जो इनिट है हैज बीन रिप्लेस्ड विद सिस्टम डी, ठीक है। या क्या कर दिया उन्होंने, इसने क्या कर दिया है, स्लैश एस बिन स्लैश इनिट के साथ क्या कर दिया इन्होंने, फाइल के साथ क्या कर दिया है, एक सिंबॉलिक लिंक, ठीक है, इज ए सॉफ्ट लिंक टू सिस्टम डी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताता हूँ, ठीक है, कि सिस्टम डी के बारे में, ठीक है। अब व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टम डी प्रोसेस, ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टम डी प्रोसेस, ठीक है। सिस्टम डी प्रोसेस हमारा क्या मतलब है, अब सिस्टम डी प्रोसेस हमारा क्या मतलब है, बताता हूँ कि ये सबसे पहली प्रोसेस होती है जो लिनक्स में स्टार्ट होती है, और ये सबका पेरेंट होता है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखवाऊं, इसकी सिंपली अगर आप लिखना चाहो तो मैं लिखवा देता हूँ, ये रहा, इट स्टार्ट्स एट द booting of the system and keep on running till the machine is
running. It is the final process in Linux. It is the final process in Linux which stops at the last. इसको समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब कि ये पहली प्रोसेस होती है जो बूटिंग टाइम पे स्टार्ट होती है, उसके बाद सबसे लास्ट और फाइनल प्रोसेस होती है जो सिस्टम जब ऑफ होता है उसी के साथ क्या करती है, ये बंद होती है। अब एक और चीज है इसमें, ये चीज क्या है लिख लीजिए कि इट प्रिपेयर द सिस्टम टू यूज। ये सिस्टम को यूज करने के लिए भी क्या करती है, प्रिपेयर करती है। अगर यहाँ पर मैं अगर वाई करूं तो सिंपली इसका जवाब ये है, वाई का मतलब बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस all first of all this process will start and then it will starts other services and to load other OS components into memory। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने किसी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सबसे पहले स्टार्ट होती है, उसके बाद जो भी सर्विसेज है और जो भी ओएस कंपोनेंट के रिक्वायर्ड है उनको मेमोरी में ये लोड करती है। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। लो हो जाए तो बता देना ना। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि इसने अब सिस्टम की प्रोसेस स्टार्ट कर दी। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसके बाद सिस्टम की प्रोसेस जैसे स्टार्ट होगी उसके बाद क्या होता है, हमारा स्टार्ट होता है, हाँ अमृतांशु बोलिए। सर ये जो सिस्टम की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो कर्नल लेवल पे स्टार्ट हो रही है ना अभी, या फिर एसबी इनिट के एग्जीक्यूशन के साथ स्टार्ट हो रही है? ये सारे काम अब कर्नल कर रहा है। कर्नल को जैसे इनिट रैम एफएस की मेमोरी में मिल गया, सबसे पहले इसने सारे ड्राइवर मॉड्यूल लोड कर दिए। उसके बाद इसने, क्योंकि सारे इंट रैम एफएस में क्या कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी, कुछ मॉड्यूल्स होंगे, वो क्या करते हैं, जो मिलता है हार्डवेयर इनिशियलाइज होने के बाद सबसे पहले क्या किया, उसके बाद इसने सिस्टम की प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि सबका पेरेंट एक ही है, ये जो है सिस्टम की प्रोसेस। अब सबका पेरेंट ये है तो इसलिए इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, और यही वो प्रोसेस है जो सारी प्रोसेसेस को स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसलिए ये स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, जैसे कर्नल में आ गया, कर्नल सारे काम करने लगे, कर्नल एक एक चीज कर रहा है, क्योंकि देखो इंस्ट्रक्शन मिलती चलेगी, स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसके बाद देखो अभी आप इसको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, बट इसका नाम है, अगला ये स्टार्ट करेगा init rd.target एग्जीक्यूशन। एक फाइल है, इसको ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब इस फाइल को ये एग्जीक्यूट करेगा। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको, सिंपली लिखता हूँ सिंपल वर्ड में। इसका मतलब है, यहाँ पे लिखता हूँ, इट executes all units for init rd.target ठीक है। दिस includes
mounting the root file system on the disk at sys root directory, एक्सिस रूट करके एक डायरेक्टरी उस पर माउंट करेगा फॉर टेम्परेरी बेसिस, और TEMPORARY टेम्परेरी बेसिस। ठीक है, अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट इसका क्या रहेगा, इधर नीचे लिख देता हूँ, अगर इसमें आएगा तो ठीक है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये है कि विद द हेल्प ऑफ, समझाऊंगा, विद द हेल्प ऑफ, वैसे सेल एक्सप्लेनेटरी है, समझाओगे, विद द हेल्प ऑफ init ramfs systemd executes, सेम चाहिए, executes all units for the, ये थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर है, all units for the init rd dot target। ठीक है, अब मैं बताऊंगा init rd dot target क्या होती है। सेकंड पॉइंट मैं बताता हूँ इधर ही। सेकंड पॉइंट में क्या है, on आफ्टर RHEL 8, Red Hat Enterprise Linux 8 के बाद जो रन लेवल्स जिनको हम बोलते हैं, रन लेवल्स आर कॉल्ड एज द टारगेट। जो रन लेवल्स होते हैं कि बूट करना है, रिबूट करना है, मल्टी यूजर में चलाना है या GUI मोड में चलाना है, ऐसे बहुत सारे रन लेवल होते हैं, उनको क्या रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के बाद क्या बोलने लगे, टारगेट। ठीक है, ये क्या होते हैं, दीज आर टोटल 07 टारगेट्स बोलूं या रन लेवल्स प्रेजेंट इन लिनक्स, अब भैया देखो यहाँ तक समझा देता हूँ कि जो इनिट आरडी डॉट टारगेट करके होती है, इसमें क्या होती है कि रन लेवल की इंफॉर्मेशन होती है। टोटल जो 7 टारगेट्स है ना, कि कौन कौन से हमारे पास वो रन लेवल्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। इसलिए इस फाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है सिस्टम को, ताकि पता चले टोटल कितने मेरे पास रन लेवल है। यहाँ पर 7, जैसे कि एक तो होगा आपका, पहले मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ वैसे, लेकिन थोड़ा सा जब नेक्स्ट डे हम कल पढ़ेंगे जब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा एक तो होता है आपका पावर ऑफ का रन लेवल, ठीक है, जिसे 0 बोलते हैं, रन लेवल 0, 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं, टोटल 7 हो गए। उसके बाद आपका होता है रेस्क्यू का, ठीक है, रेस्क्यू होता है, रेस्क्यू डॉट टारगेट। ठीक है, तो तीसरा होता है आपका सिंगल डॉट टारगेट, चौथा होता है मल्टी यूजर डॉट टारगेट, पांचवा एक और होता है हाँ ग्राफिकल डॉट टारगेट, छठवा होता है जिसको हमने बोला हुआ है कि रिबूट डॉट टारगेट। ऐसे 7 हो गए, ठीक है, ऐसे 7 रन लेवल होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन बोला कि हाँ इस फाइल से पता चला कि हाँ इतने मेरे पास क्या होता है, रन लेवल्स होते हैं। ओके, अब साथ के साथ ये क्या करेगा, साथ के साथ तीसरा पॉइंट ये भी करेगा कि, मैं इसको जूम कर देता हूँ, तीसरा पॉइंट ये करेगा कि दिस includes the mounting the root file system। रूट फाइल सिस्टम को टेम्परेरी बेसिस पे भी यही माउंट करेगा, टेम्परेरी नॉट परमानेंट, ठीक है, ऑन द डिस्क के ऊपर, ऑन द डिस्क एट /root/sys रूट डायरेक्टरी के ऊपर, ठीक है, रूट फाइल सिस्टम को, ठीक है, वो भी टेम्परेरी बेसिस पर। अब भैया टेम्परेरी बेसिस पर क्यों करेगा, क्यों, इसका रीजन जब हम क्या करेंगे ना, जब हम बाद में एक चैप्टर्स पढ़ेंगे
इनके टारगेट के बारे में, ठीक है, कि सिस रूट के बारे में, कि ये डायरेक्टरी क्या होती है, इसका पर्पज क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तब आपको इसको मैं बताऊंगा कि हाँ क्यों ये टेम्पररी माउंट करता है। अब देखो सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो सीधा अभी ना बोला, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। इनिट आरडी डॉट एक टारगेट करके एक फाइल होती है, ठीक है, उसके अंदर 7 रन लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, पावर ऑफ की, रेस्क्यू मोड की, उसके बाद सिंगल मोड की, मल्टी यूजर की, ग्राफिकल की, उसके बाद रिबूट की। अगर एक आध और भूल गया हो तो शायद आई डोंट, मैं बता दूंगा। इतना ही याद रखो अभी। सिंपली ये सारी प्रोसेसेस आप याद रखो, जैसे जैसे हम धीरे धीरे इनको क्या करेंगे। हाँ वो भेज दिया उसने, यश ने, ठीक है, लिख लीजिए वो आप लोग, ये सारे वो रन लेवल है। तो इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। यहाँ पे क्या कर लिया, ये इस फाइल को एग्जीक्यूट किया और इसको पता चल गया कि हाँ इतने टाइप के मेरे पास टारगेट होते हैं, ठीक है, यहाँ तक इसको पता चल गया। सिंपली आप या तो इसको रटा कीजिए या कुछ कीजिए, सिंपली इतना समझो अभी, क्योंकि अभी सारे स्टेप आपको क्या है, बस रिविजन करना आपके लिए जरूरी है। याद रख लोगे तब आपके लिए बहुत सारा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब इसने क्या कर दिया, init डॉट आरडी टारगेट को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद इसने क्या किया, टेम्पररी क्या कर दिया, फाइल सिस्टम को क्या कर दिया, माउंट कर दिया टेम्पररी बेस पे। किसके ऊपर, सिस रूट के ऊपर। ये वाली मैं आपको अगर हाईलाइट करके दिखाऊं, ये रहा, इसके ऊपर सिस रूट के ऊपर इसने क्या कर दिया, माउंट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है भैया स्विच रूट फाइल सिस्टम। अब यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, स्विच कर दिया जाता है, स्विचेस टू रूट फाइल सिस्टम। अब परमानेंटली रूट फाइल सिस्टम उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, इसको स्विच कर दिया जाता है। और ये काम कौन करता है, ये भी कर्नल करता है। देखो मैं आपके लिए नीचे लिख देता हूँ, क्या करता है कर्नल रूट फाइल सिस्टम स्विच्ड फ्रॉम initramfs रूट। जो initramfs का जो रूट था, जिसको टेम्पररी बोला गया था, उससे जो जहाँ पर स्विच रूट था, टेम्पररी माउंट था, उससे क्या कर देता है, इसके ऊपर टू सिस्टम रूट फाइल सिस्टम, ठीक है, सिस्टम रूट फाइल सिस्टम के अंदर क्या कर देता है, ये इसके अंदर ये रहा, इसके अंदर क्या है, स्विच कर देता है, ये कर्नल करता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, जब हमारे है कि इसको हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर है। बताइए। सर इसमें जो आपने लिखा है फ्रॉम इनिट रैम के बाद क्या है सर, वो बी है या फिर 5 है? किसमें? अभी जो सर आपने लिखा है कर्नल रूट फाइल सिस्टम स्विचेस फ्रॉम इनिट रैम के बाद। initramfs। ओके सर, क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप भैया क्या होता है, अब क्या होता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, ये रहा। कितने सारे स्टेप होते हैं भाई, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होती है बूटिंग प्रोसेस में। अब आ गया आपका तो सिस्टम डी क्या करती है यहाँ पर, सिस्टम डी लुक्स फॉर डिफॉल्ट डॉट टारगेट, डिफॉल्ट डॉट टारगेट, ठीक है। उसके बाद जो सिस्टम डी प्रोसेस होती है, उसको वो क्या करती है, वो पता करने की कोशिश करती है कि जो डिफॉल्ट टारगेट है, जो डिफॉल्ट डॉट टारगेट में हमने कौन सा सेट किया हुआ है। और हमारे पास अलग अलग लेवल के बहुत सारे टारगेट होते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट डॉट टारगेट कौन से टारगेट, जो अभी हमने बात की रन लेवल 1 to 7 तक, जो एक डिफॉल्ट डॉट टारगेट करके एक फाइल्स होती है, उसके अंदर हमने कौन सा ये टारगेट सेट किया हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम भी क्या करता है, देखता है। और यही वो फाइल होती है, ठीक है, जिसकी मशीन से आपकी मशीन को पता चलता है कि हम ग्राफिकल यूज करना चाहते हैं या जीवाई, ग्राफिकल तो हो गया, या
वो बोलते कमांड लाइन CLI यूज करना चाहते हैं, या मैं क्या चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट टारगेट अगर रन लेवल 6 लगा दिया, रिबूट डॉट टारगेट, तो क्या होगा पता है? जब भी आपका गर्म मेनू आएगा उसके बाद वो क्या करेगा, इसमें देखेगा सिस्टम डी लुक्स डिफॉल्ट डॉट टारगेट, और उसे क्या मिलेगा, डिफॉल्ट टारगेट में क्या मिलेगा, रिबूट डॉट टारगेट। तो बार बार रिपीट होता रहेगा फर्दर, जब तक उसको हम हटाएंगे नहीं। ठीक है, तो यही फाइल होती है, क्या करती है, इसी फाइल की हेल्प से हमें पता चलता है कि हम डिफॉल्ट टारगेट कौन सा यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से रीड कर दी जाती है, देखो आपको लिखूंगा आगे इसके बारे में। सिस्टम भी रीड द फाइल, रीड द फाइल जो लिंक्ड बाई /etc/systemd, इसके अंदर होती है सारी, यहाँ से देखता है सिस्टम डी etc के अंदर, उसके बाद सिस्टम देखोगे तो आपको पता चलेगा आपको सिस्टम, उसके बाद होता है आपका डिफॉल्ट डॉट टारगेट, टारगेट etc के अंदर जाता है और इस वाली फाइल को देखता है और टू डिटरमाइन करता है, टू डिटरमाइन द डिफॉल्ट टारगेट, डिफॉल्ट टारगेट। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं रन लेवल, क्योंकि देखो रन लेवल का मतलब क्या बोल सकते हैं, मैं टारगेट का मतलब यहाँ लिखूंगा, अगर क्या हो गया भाई, टारगेट मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, टू बूट करना चाहता हूँ किसके अंदर, सिंगल यूजर मोड या विद नेटवर्क, विद नेटवर्क। ठीक है, या GUI में, या मैं क्या करना चाहता हूँ, रिबूट करना चाहता हूँ, रिबूट द मशीन, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ टोटल 7 टारगेट होते हैं, रन लेवल्स होते हैं, जो हमारे रेड एट एंटरप्राइज 8 के बाद आए हैं। उनका डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे आप सबको मैंने सबसे पहले क्या करवाया था, आपका ग्राफिकल मोड से CLI मोड में करवा दिया, वो यहीं से करवाया था, जो मैंने कमांड फायर करवाई थी, वो कमांड काम यही करती है, वो इस जो डिफॉल्ट टारगेट के अंदर जो सेट है ना उसको चेंज कर देती है परमानेंटली, और जैसे परमानेंटली चेंज किया तो आपकी हर बार जब भी बूट करती है ना तो CLI मोड में करती है, आपकी ग्राफिकल मोड में करती ही नहीं। ठीक है, दिस इज द वो फाइल है, यही वो फाइल है जिसके कारण क्या अभी तक आप CLI मोड में यूज कर पा रहे हो। ठीक है, आपके सामने लाइव है, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना आप तो ले लीजिए। हो गया, अब है लास्ट। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारा सबसे लास्ट है जो होता है, उसके बाद होता है, अब सिस्टम डी वाली बात है, सिस्टम डी क्या करती है, स्टार्ट अदर सर्विसेज एंड OS कंपोनेंट, कंपोनेंट। एक मिनट मुझे पानी पीने दिया।
लास्ट बता देता हूँ, ठीक है, उसके बारे में क्या था। अब इसके बाद क्या होता है, जितनी भी अदर सर्विसेज हैं और जो भी ओएस कंपोनेंट है वो स्टार्ट हो जाते हैं और आप अपनी मशीन को यूज कर पाते हैं। यही थे टोटल सारे स्टेप जो अभी तक आपने देखे। अगर मैं आपको दिखाऊं शॉर्ट करके तो बहुत ही ज्यादा दिखवा दिया मैंने आपको। देखो पता चल गया ये सारे स्टेप्स क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि सबका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो सबसे मेन यहाँ पर जो लास्ट में रहता है हमारा क्या था, डिफॉल्ट और टारगेट। यही वो है वजह है कि आप CLI यूज कर रहे हो या ग्राफिकल यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा बुटीक सीक्वेंस था और आई होप सबको बहुत ही आसानी से बहुत ही आसान भाषा में विद नोट्स क्लियर हो गया होगा, किसी को शायद कुछ दिमाग में नहीं बचा होगा, ठीक है। उम्मीद कर सकता हूँ आप सब लोगों से, बाकी कह नहीं सकते। बताइए। सर लास्ट वाला कौन सा था, स्टार्ट अदर सर्विसेज एंड? वॉइस कंपोनेंट। ठीक है, पता चल गया सबको। ये थी हमारी सारी कहानी। हाँ रिवाइज करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा। किसने बोला कि रिवाइज नहीं करना पड़ेगा? 100% रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं कहा कि रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। मैंने कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहा कि आपको रिवाइज नहीं, रिवाइज आप तो करते रहिए। लिनक्स सही है, ये जितना इजी है उतना जल्दी भूल भी जाते हैं हम, ठीक है। नितेश सर को टैग कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मैं सब रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ, सारे काम उनका काम, क्योंकि मेरा ऐसा फोल्डर नहीं है जो रिकॉर्डिंग दे सके। सही बताऊँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई स्पॉट नहीं है कि मैं, क्योंकि मेरे में जो बोलते हैं वो चलता नहीं। तो आज का क्लास सेंड करते हैं, स्टॉप करते हैं, ओके। आज के लिए इतना, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब है, लेकिन टॉपिक मुझे डिलीवर करना था। तो वो बचा हुआ है, मुझे याद है आपका। तो वाला थोड़ा सा तबीयत ठीक होगी तो मैं हम लिनक्स स्टेप पढ़ेंगे, अभी लिनक्स ओवर नहीं होगा, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है, टेक केयर। मैं सेशन एंड करता हूँ।